ज्योग्राफी का हमारा रिवीजन क्लास है, जहाँ आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियां। इसके बारे में जानेंगे क्या प्रश्न बनता है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपडेट सबसे पहले बता दें, जो छात्र बीएड किए हैं उनके लिए एक ब्रिज कोर्स लाया गया है जो 6 महीने का कोर्स है। अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं ना तो 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी द्वारा ये ब्रिज कोर्स लाया गया है। अगर इसको कर लेते हैं तो 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी बीपीएससी 4 आ रहा है, आप सबको पता है 80,000 वैकेंसी आ रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज जो हम बात कर रहे हैं आपको इसके से क्या प्रश्न बनता है वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियां से। देखिए सबसे पहले इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और जो प्रश्न बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं वायु दाब, कहता है यहाँ से ना सबसे एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये जो 76 सेंटीमीटर होता है वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल्स क्या है, देखिए माध्यम समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ के न भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्यतः दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा न पड़ने वाले दाब होता है। तो आपको परीक्षा पूछेगा कि वायु दाब बराबर कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में रहते थे 76 सेंटीमीटर, ये 760 मिलीमीटर कर देते, ठीक है। तो ये वायु दाब है कितना, अगर सेंटीमीटर में रहते थे 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में रहते था 760 मिलीमीटर, याद रहेगा ना। तो ये किसके बराबर, पारा समझिए ना, हाँ पारा के बराबर, ठीक है। पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। फिर से कहते थे सामान्यतः दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होता है, यानी 76 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको कि वायु दाब क्या चीज से मापते हैं, तो बैरोमीटर से। वायु दाब ये प्रश्न बना है एग्जाम में, आपसे ही बनेगा। वायु दाब मापने की इकाई है बैरोमीटर, और आगे चलेंगे और सारे बायोमीटर और सारे इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वायु दाब क्या चीज से नापिएगा, कहता है वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है कि मौसम किस प्रकार का रहेगा, ठीक है। कहता है वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। तो अब आपको पूछेगा वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो बार, याद रखिएगा। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिए 10⁵ न्यूटन मीटर, 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, याद रखिए। एक बार बराबर यही होता है, परीक्षा में पूछता है ये भी प्रश्न, ठीक है। कहता है मिली बार तथा पास्कल में भी मापा जाता है, यानी कि इसको मिली बार में भी माप सकते हैं और पास्कल में भी। तो वायु दाब को मिली बार तथा पास्कल में भी मापे जा सकते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली ताप की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। व्यापक माने कि बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, किलो पास्कल। कहते हैं समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार के बराबर होता है, ठीक है। 1013.2 मिलीबार के बराबर होता है, ठीक है। और इसी को पास्कल भी कहेंगे, किलो पास्कल, ठीक है। 1013.2 किलो पास्कल। कहता है वायुमंडल के निचले भाग को वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को वायु दाब कहते हैं। कहता है वायुमंडल के निचले भाग के वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। जब ऊंचाई होगा ना तीव्रता से वो घटेगा। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार के बराबर होता है, यानी कि 10 मीटर जाएंगे ना तो 1 मिलीबार कम हो जाएगा। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 265 मिलीबार वायु दाब के ताप एवं 49.60 डिग्री सेंटीग्रेड मानक होता है, ठीक है। पता है समताप रेखा के बारे में देखिए क्या होता है। वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाते हुए समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाला ये समताप रेखा है। जिसे पिछले दिन पढ़ा थे ना समान तापमान के बारे में, अब है समान दाब के बारे में, ठीक है। तो दो समान दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, समताप रेखा कहेंगे, ठीक है। समताप रेखा कहेंगे वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाते हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाता है, उसको क्या कहेंगे, समताप रेखा। इसको कहते हैं आइसोबार, क्या कहेंगे, आइसोबार। कहते हैं वायु दाब को मानचित्र पर समताप रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा, समान वायु दाब को मानचित्र को कैसे दिखाएंगे, समताप रेखा द्वारा, ठीक है। कहते हैं दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने का दाब प्रवणता कहते हैं, यानी कि जैसे जैसे दूरी होगा ना उसके अनुसार, यानी दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहेंगे, दाब प्रवणता।
कहता जब समदाब रेखा एक दूसरे के ना पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है। जब करीब रहेगा तो अधिक होगा और दूर रहेगा तो कम होगा। समझ में आ रहा है ये बात? कहता है दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे से पास होगा, पास माने कि नजदीक, पास माने नजदीक, तो दाब प्रवणता अधिक होती है। परंतु जब समताप रेखा एक दूसरे से दूर होगी तो दाब प्रवणता कम होगा। जब दूर हो गया तो कम और पास है तो अधिक। तो कहते हैं दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर ना दाब प्रवणता है। तो ये भी पूछेगा आपको, परीक्षा पूछता है तो दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या है? दाब प्रवणता। पृथ्वी के धरातल पर ना 4 वायु दाब कटिबंध है जो यहाँ पे बताए हुए हैं आपको। 0 डिग्री पर विषुवतीय निम्न होता है और इससे नीचे आइएगा ना तो जब जैसे 23-23.5 डिग्री से 35 डिग्री के पास आएगा तो उपोष्ण उच्च हो जाएगा और उससे आगे जाइएगा ना 45 को पार कीजिएगा तो उपध्रुवीय निम्न हो जाएगा। तो इसी तरह से ना ऊपर भी होता है, यहाँ 23.5 से ऊपर जाएगा तो उपोष्ण उच्च हो जाएगा और जैसे ही 45 से ऊपर जाइएगा आप तो उपध्रुवीय निम्न हो जाएगा। और 66 के बाद तो आप जानते हैं कि उच्च हो जाता है और इधर भी 66 के बाद उच्च हो जाता है। तो ये आपका नॉर्थ में हुआ, ये आपका साउथ में हुआ। तो इस तरह से ना चारों कटिबंध है। क्या वो? चारों कटिबंध। देखिए ठीक से 1 2 3 4 और ये तो 0 डिग्री है, ठीक है, निम्न है, ठीक है। तो कटिबंध क्या है? तो पूरे धरती को ना 4 कटिबंध में बांटा गया। आप देखिए उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कहता है पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। कहता है निम्न वायुदाब कटिबंध के बारे में पढ़िए। यह पेटी भूमध्य रेखा से ना 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में है। तो ये 0 डिग्री है ना भूमध्य रेखा, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में आपको क्या पड़ेगा? यही बोला विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है यहाँ ना सालों भर ना सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है जिसके कारण ना तापमान हमेशा उच्च रहता है। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहेगा? 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे दक्षिण में। इस कटिबंध में ना धरातलीय क्षैतिज प्रवणताएं नहीं चलती बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। तो आप सभी को पता है कि गर्म वायु ऊपर जाता है और ठंडी वायु उसके स्थान लेने आ जाता है, ठीक है। और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है, इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध डोल ड्रम कहते हैं। तो आपको पूछेगा डोल ड्रम और शांत कटिबंध कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शांत कटिबंध या फिर डोल ड्रम। परीक्षा पूछता है, याद रखिए डोल ड्रम कहां से कहां? 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे फैले शांत घाटी को ना डोल ड्रम कहते हैं, ठीक है। इसे शांत है, ठीक है, शांत कटिबंध है, ठीक है। अब नीचे देखिए, कहता है विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। तो पृथ्वी सबसे अधिक कहां घूमेगा? विषुवत रेखा पर, जिससे वहां पर ना अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होगा? विषुवत रेखा पर। अब पूछेगा आपको कि पृथ्वी का वेग सबसे अधिक कहां है? विषुवत रेखा पर। जो वायु को ना पृथ्वी को ना पृष्ठ से परे धकेलती है, इसके कारण भी यहाँ पर ना वायुदाब कम होता है। तो वायुदाब कम कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पर। कहता अब इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब के बारे में। उपोष्ण उच्च वायुदाब तो 35.5 से ऊपर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। कहता उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांश तक उच्च वायु पेटी पाई जाती है। यानी कि जैसे 23 से ऊपर बढ़ेगा ना तो 23 डिग्री नॉर्थ में होगा, उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर, जानते हैं ना। तो इससे ऊपर जाइएगा आप 35 तक पहुंचिएगा तो आपको उपोष्ण उच्च वायुदाब मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से नीचे भी है आपको 23 से 35 के बीच में ना उपोष्ण उच्च वायुदाब मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो यही कह रहा है आपको कि 35 डिग्री अक्षांश तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ ना उच्च दाब होने के कारण यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए। कहता है विषुवत रेखीय कटिबंध से ना गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क और मकर रेखाओं से ना 35 डिग्री अक्षांशों के ना बीच नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। यानी कि जब यहाँ पे रहेगा तो आपको पता नहीं यहाँ गर्म हुआ तो ऊपर गया ना, तो गर्म वायु ऊपर जाएगा, ठंडी वायु उसके जगह लेने आएगा। तो नॉर्थ के सेंस में और साउथ के सेंस में देखिए, यहाँ पे गर्म हुआ तो गर्म वायु ऊपर जाएगा ना और ठंडी वायु ना उसका जगह लेने के लिए आएगा। तो इस तरह से नहीं गमन करते रहता है। तो कहता है विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क और मकर की तरफ, एक तरफ कर्क और एक तरफ मकर है, रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश के बीच ना नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। ये समझ गए वाला शर्त। अब इसी के आगे देखिए क्या कहता है। कहता है पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से ना वायु विशाल
राशियां कर्क तथा मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे ना वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि वहां पे उच्च वायुदाब उत्पन्न होगा। अब कुछ विशेष बात कर रहा है, देखिए विषुवत रेखा से ना 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में ना उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित हो जाती है। इन उच्च वायुदाब वाली पेटियों को ना अश्व अक्षांश कहते हैं, यानी कि 30 से लेकर के 35, यहाँ पे आपका 23 है ना, तो इसी के बीच में ना 30 होगा, तो 30 से लेकर के 35 के बीच में करा, फिर नीचे भी उसी तरह से 30 से लेकर के 35 के बीच में, 30 से लेकर के 35 के बीच में, ठीक है। कहता है विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, यानी ऊपर भी और नीचे भी उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। इस उच्च वायुदाब वाली पेटियों को ना अश्व अक्षांश कहते हैं। अब अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझिए। इसका कारण यह है कि मध्य युग में मतलब जब मध्य युग चल रहा था तब युग में यूरोप में ना खेती के लिए ना पश्चिमी द्वीप समूह से ना पालदार नैया होता है, नैया समझ रहे हैं, पालदार जिसमें पालना लगा होता है, ठीक है। पालदार चलियानों में ना लाद कर घोड़े भेजे जाते थे, घोड़ा समझ रहे हैं ना, घोड़ा हॉर्स, घोड़ा भेजे जाते थे। प्राय इन जलयानों को ना, जलयान समुद्र में चलता है ना, पता है ना, तो इन जलयानों को ना इन अक्षांशों के बीच ना वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में ना कठिनाइयां होती थी। यानी कि जब यहाँ से नैया गुजरता था ना, तो वो ना आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि शांत जल आगे नहीं ना बढ़ने देगा नाव को। तो उसमें से क्या करते थे, कुछ अश्व को ना उतार देते नीचे नाव से, यानी समुद्र में छोड़ देते, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में ना कठिनाई होती थी, क्योंकि नाव भारी होता था ना, तो वो अपने साथ ना अश्व को लेके आते थे। अतः जलयान भार को ना कम करने के लिए कुछ अश्व को ना समुद्र में फेंक देते थे, मतलब उसमें से उतार देते थे। तब नैया हल्का हो गया ना, तो जब नाव हल्का हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए इसका नाम है ना अश्व अक्षांश। क्या नाम है, यानी कहने का क्या मतलब कि वो अपने नाव में ना लेके आता था किसको, अश्व को, तो नाव भारी हो जाता था। और जल है शांत, तो नाव भारी है तो थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, तो नाव को खाली करने के लिए ना अश्व को उसमें से उतार देते थे, ठीक है। नाव से उतार देते थे, नाव हल्का हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा तो थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता था, और इस तरह से ना वो पार कर पाते थे, ठीक है। इसलिए इसका नाम है अश्व अक्षांश। अब 3 नंबर शर्त में क्या कहता है, इसको देखिए, कहता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अब बात करते हैं 45 डिग्री पर, ठीक है। कहता 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच ना निम्न वायु भार की ना पेटियां पाई जाती है, जिससे ना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए 45 डिग्री नॉर्थ में, 45 डिग्री साउथ में, तो ये चलेगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अब देखिए उपध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये ना उसके आगे चलेगा 80 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री दक्षिण के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर ना यह पेटी पाया जाएगा, यानी उच्च वायुदाब। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहाँ, यानी 66 तक बनाए थे ना, तो इससे ऊपर जाएगा 80, तो 80 से ऊपर जो चलेगा ना उपध्रुवीय चलेगा। क्या चलेगा, उपध्रुवीय। ये ना उच्च वाला है, ठीक है, ये है उच्च वाला। तो यहाँ पे परीक्षा में आपको सिर्फ पूछेगा कि 0 से 10 तक कौन चलेगा, 10 से 30 तक कौन चलेगा, 30 से 45 तक कौन, 45 से 60 तक, 60 तक कौन चलेगा। तो आपको ना याद रखना है कि कौन सा वायु कहाँ चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना पवन, विंड के बारे में पूरे पढ़ेंगे, जानेंगे वहां से क्या प्रश्न बनता है आपके लिए, ठीक है।